Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 28th of August 2023। तो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट टॉकिंग, मोदी एंड जी नीड्स टू हैव सब्सटेंटिव कॉन्वर्सेशंस ऑन टाइज। तो बेसिकली जो अभी ब्रिक्स समिट हुई थी उस पे जो हमारे पीएम और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे उनके बीच में जो इनफॉर्मल जो टॉक हुई है उससे रिलेटेड ये है कि जो बॉर्डर इश्यूज पे उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही जो क्योंकि इनफॉर्मल जो मीटिंग्स होती हैं, इनफॉर्मल टॉक्स जो होती हैं उनमें कोई स्टेटमेंट तो नहीं होता है, फॉर्मल कोई वो नहीं होता है। दोनों कंट्रीज़ की जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ही स्टेटमेंट यहाँ पे इशू करें कि क्या क्या बातचीत हुई है। तो दोनों के ही क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो स्टेटमेंट मिले हैं देखने को, इसके रिगार्डिंग ये है। तो ऑथर फाइनली ये कह रहा है कि हालांकि चाइना ये कहा है कि इंडिया के स्टैंड पे जो है वो बात उन्होंने की, अदरवाइज नहीं होती, लेकिन ऑथर यही कह रहे हैं कि वाट मैटर्स मोर इज़ वाट इज़ सेड इन द डायलॉग। ये मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायलॉग किसने शुरू किया, किसके इंस्टांस पे जो है डायलॉग हुआ। मैटर ये है कि डायलॉग में बात क्या हुई, ठीक है ना। और ऑथर ये भी कह रही है स्ट्रक्चर्ड डायलॉग एट द अपकमिंग G20 इन न्यू दिल्ली which Mr. G is expected to attend would give the Prime Minister an opportunity to firmly underline India's stand in the clearest terms and at the highest level that relations are predicated on peace and the future of the relationships hinges on China's restoring the status quo and India's patrolling rights along the borders। कि आपको सीधे सीधे उनसे क्लियर टर्म्स में जो बातचीत वो होनी चाहिए, और ये एक इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एन इवन चांस अल्करेज विल हैव ए टफ टाइम डिफेंडिंग यूएस ओपन टाइटल। तो अगर लास्ट मैन सिंगल्स प्लेयर जो देखे हम जिसने अपना टाइटल डिफेंड किया था यूएस ओपन का, वो थे रोजर फेडरर, और 2008 में टाइटल क्लेम किया था। मतलब इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड हार्ड टू डिफेंड द यूएस ओपन टाइटल। और उसके कुछ रीजंस भी दिए हैं ऑथर ने, जैसे कि सरफेस दैट गिव्स एवरीवन एन इवन चांस, ग्रिलिंग लेट नाइट मैचेस एंड एंड ऑफ सीजन फैटीग टू नेम अ फ्यू। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफेंड करना टाइटल को थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एल्करेज जो स्पेनिश प्लेयर हैं उनके पास ये चांस है कि वो अपना टाइटल डिफेंड कर पाएंगे या नहीं, ये देखना है। ऑथर ने वुमेन्स की अगर बात करें तो अनलाइक द मैन 3 वुमेन सिंगल प्लेयर्स हैव डिफेंडेड देयर टाइटल दिस मिलेनियम, वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स एंड किम क्लिचर्स। तो मतलब कि ये पॉसिबिलिटी है कि चौथा जो है वो क्लेम जो डिफेंड कर सके, लेकिन वुमेन्स वाला थोड़ा टफ है। बढ़ते हैं लीड आर्टिकल्स की तरफ। हिमालयन ब्लंडर्स दैट आर रेवेजिंग द हिमालयाज। तो बेसिकली जो अभी डिवास्टेटिंग आपको फ्लड्स और जो लैंडस्लाइडिंग्स वगैरह और जो जैसे जोशीमठ जो है वो नीचे धंस रही है ज़मीन में, वो सारे इवेंट जो हुए हैं उनके रिगार्डिंग ये है कि वो सब क्यों हो रहे हैं। तो बेसिकली जो ये सब स्टोरीज़ हैं, ये दीज टॉक्स अबाउट द स्टडी एनवायरमेंटल डेप्रिडेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और इसका मेन रीज़न जो है दैट इज़ द फ्लॉड डेवलपमेंटल पैराडाइम इंस्टीट्यूशनल इन एन इको फ्रेजाइल रीजन। क्योंकि हिमालय सारा का सारा इको फ्रेजाइल रीजन है, और उसमें जो डेवलपमेंटल जो पैराडाइम है वो काफ़ी फ्लॉड देखने को मिला है, ठीक है ना। और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है एक तरह से। तो ये रीजन्स ऑथर ने यहाँ पे रखे हैं। उसमें कुछ चीज़ों की बात की, जैसे रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो रोड प्रोजेक्ट में ऑथर ने बेसिकली ये बताया कि जो लॉज हैं या रूल्स बने उनको काफ़ी बार बाईपास किया गया है। 2016 का एक प्रोजेक्ट था जो 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था। 900 किलोमीटर्स का रोड वाइडिंग का प्रोजेक्ट था, जिसमें डबल लेनिंग विद पेव्ड शोल्डर्स, DLPS इसको डिज़ाइन बोलते हैं, ऑफ 12 मीटर वाज इम्प्लीमेंटेड। मतलब 12 मीटर की विड्थ होती है रोड की, ये जो प्रोजेक्ट था। हालांकि जो प्रोजेक्ट कोई भी है वो 100 किलोमीटर से अगर ऊपर का है तो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होगी, लेकिन इस तरह के ये जो इस केस में अगर बात करें तो जो लॉज थे उनको बाईपास कर देगा। और उसमें एक जो मेन तरीका जो इन्होंने इन्वेंट किया, यूज़ किया, वो तो ये था कि इस पूरे प्रोजेक्ट को इन्होंने छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स में तोड़ लिया, और 53 स्मॉल प्रोजेक्ट्स में तोड़ लिया, और जो सारे के सारे 100 किलोमीटर लॉन्ग से लेंथ से कम थे। तो जाहिर सी बात है बाईपास कर दी इन्होंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायरमेंट जो थी उसको, ठीक है ना। BESGR की यहाँ पे बात करिए, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, केवल यही ये पार्ट रह गया है
जो इस प्रोजेक्ट का था, विच हैज़ ओनली नेचुरल फ्री फ्लो दैट इज लेफ्ट ऑफ द गंगा रिवर एंड वाज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड साइट इन द मर्दोजबा एंड नजरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। और जो स्ट्रेच है लगभग 100 किलोमीटर का है, और ये इसके लिए इनको जो है जोनल मास्टर प्लान जो है पहले अप्रूव कराना पड़ेगा, और वो डिटेल EIS में होगा, उसके बाद ये जो है होगा। तो एक इसको छोड़ दे तो बाकी को जो है प्रोजेक्ट में इसको कहीं भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत नहीं इन्होंने पड़ी है, ठीक है ना। फिर दूसरा ऑथर ने यहाँ पे जो बताया कि मानसून से पहले देखें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने जो कैरिंग कैपेसिटी थी जितने भी 4 धाम्स हैं उनकी वो बढ़ा दी थी, ठीक है ना। कैरिंग कैपेसिटीज हैव बीन इंक्रीज इग्नोरिंग ऑल साइंटिफिक रेशनल टू blindly boost the tourism sector and perhaps to justify the excessively road widening that the government is pursuing in the most vulnerable section of Himalaya। या आप उन्होंने कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया, 2 रीज़न देते हुए, एक तो टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, और दूसरा ये जो एक्सेसिवली रोड वाइडनिंग की जरूरत उसको भी जस्टिफाई करने के लिए कि कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो रोड वाइडन करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेविंग द गंगोत्री नीड फॉर रेगुलेशन। तो जो ऑथर ने बोला कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इशूज फॉर द गंगा रिजुवेनेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। क्यों? इट इज़ द फास्टेस्ट रिसीडिंग ग्लेशियर, सबसे तेज़ी से जो इसका साइज छोटा होता जा रहा है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। तो उसका कंजर्वेशन करना जो है, रिजुविनेशन करना, उसके गंगोत्री ग्लेशियर का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है गंगा के रिजुविनेशन के लिए। विद एन इंक्रीज इन वेहिकुलर मूवमेंट एंड एपिसोड्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं कार्बन प्लस सूट आर राइजिंग ऑन द ग्लेशियर एस्केलेटिंग इट्स मेल्टिंग। जाहिर सी बात आपको पता हो, ब्लैक कार्बन जो है या जो शूट होता है उसका डिपोजिशन मेल्टिंग को ज़्यादा वो करता है, क्योंकि उससे एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है हीट की वो बढ़ जाती है और ग्लेशियर जल्दी मेल्ट होते हैं, तो है ना। तो फाइनली होता है ये भी कह रहे हैं, ग्रीड आउटस्ट्रिप्ड नीड along with manipulative political, bureaucratic and real estate lobbies is destroying the Himalayan forest and rivers and lives of local inhabitants। तो ये जो ग्रीड जो देखने को मिल रहा है, जिसने नीड को कहीं ना कहीं आउटस्ट्रिप कर दिया है, और उसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और रियल एस्टेट लॉबीज़ हैं उनका जो मैनिपुलेशन जो वो लोग के साथ कर रहे हैं, वो हिमालयन फॉरेस्ट को, रिवर्स को और जो वहाँ का जो लैंडस्केप है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और लाइफ्स और लोकल इनहेबिटेंट्स की लाइफ्स और लाइवलीहुड को भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वेरी सिंपल सॉल्यूशन ऑथर ने बताया, ये सारी जितनी भी क्रॉनिक और एक्यूट प्रॉब्लम्स है वो जो हिल्स में फेस करने को देखने को मिल रही हैं, उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ रेगुलेशन। ये सिंपल सॉल्यूशन है कि आप रेगुलेशंस को अच्छा कीजिए तो आपको सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन्ड इफ इट एंड्स अप डिस्ट्रॉइंग द मेन लाइफलाइन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एंड फ्यूचर जनरेशन। ऐसी बात है, कोई भी डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, मतलब सस्टेन नहीं किया जा सकता है अगर जो मेन लाइफ लाइन है मिलियंस ऑफ पीपल्स की वहाँ पे या फ्यूचर जनरेशन की, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अगर किसी छोटे से उसको स्ट्रेच को आपको छोटा रखने में, मतलब उसकी विड्थ ना बढ़ा के, अगर आपका ये पर्पस सॉल्व हो रहा है कि आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, डिस्ट्रक्शन होने से बचा पा रहे, तो इसको जो है परस्यू करना चाहिए, ऐसा ऑथर ने बोला है। इंडियाज़ रोहिंग्याज रेफ्यूजी चिल्ड्रन आर नॉट क्रिमिनल्स। तो बेसिकली एक वायरल वीडियो जो है शो हुई थी जिसमें पुलिस ने टीयर गैसिंग की थी स्मॉल कंजेस्टेड एरिया इन द होल्डिंग सेंटर, जो रोहिंग्याज रेफ्यूजीज़ हैं उनके जो डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि जो एसएसपी थे उन्होंने ये बोला था कि टीयर गैस शेल्स तो यूज किए थे, लेकिन जो डेथ हुई थी वो इन्फेंट की उस वजह से नहीं हुई थी, टीयर गैस की वजह से। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ऑथर ने ये बताया है कि दीज पीपल आर नॉट प्रिजनर्स और क्रिमिनल्स हु आर केप्ट इन जेल लाइक कंडीशन। ये लोग जो रोहिंग्या रेफ्यूजी हैं वो क्रिमिनल नहीं है, ना ही वो प्रिजनर्स हैं कि उनको आपको जेल लाइक कंडीशंस में रखा गया था, ठीक है ना। द रोहिंग्या ऑफ म्यांमार आर अमंग द मोस्ट परसिक्यूटेड पीपल इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड पीपल हैं दुनिया में। और एक और चीज़, इनके पास अभी के पास यूनाइटेड नेशन HCR के द्वारा जो इनको आई कार्ड दिए गए हैं, रेफ्यूजी कार्ड दिए गए हैं, वो उनके पास ज़्यादातर के पास हैं, जिससे उनकी आइडेंटिटी जो है एज ए रेफ्यूजी जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होती है, ठीक है ना। तो 2017 में जो है बेली जीनोसाइडल अटैक जो है ये म्यांमार में हुए थे, विच कोज मोर देन 7,70,000 रोहिंग्याज टू फ्ली, जिससे 7,70,000 रेफ्यूजी जो है वो फ्ली कर गए थे म्यांमार से, और उनमें से लगभग 20,000 के आसपास जो है वो इंडिया में हैं, ठीक है ना। मैनी ट्रबलिंग क्वेश्चन दैट राइज फ्रॉम जम्मू इंसिडेंट, ये जो जम्मू में इंसिडेंट हुए थे जिसमें टीयर गैसिंग हुई थी, उसके बाद इन्फेंट की डेथ हुई थी, तो उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके आंसर्स भी इसमें ऑथर ने इस
आर्टिकल में दिए हैं। तो व्हाई आर रेफ्यूजीज बीइंग ट्रीटेड ए क्रिमिनल्स, कि उनको रिफ्यूजी को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट क्यों किया जाता है। व्हाई आर दे लिविंग इन अ प्रिजन लाइक फैसिलिटी, प्रिजन लाइक फैसिलिटी में उनको क्यों रहना पड़ता है और उनके मूवमेंट राइट्स को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। व्हाई चिल्ड्रन आर बीइंग होल्ड अप एज प्रिजनर्स इन डिटेंशन सेंटर्स, बच्चों को भी क्यों डिटेंशन सेंटर्स में होल्ड अप कर दिया जाता है। दीज आर चिल्ड्रन ऑफ एन एक्सट्रीमली वल्नरेबल पॉपुलेशन दैट कंटिन्यूज टू फियर एथनिक क्लिनजिंग, क्योंकि ये चिल्ड्रन ऑलरेडी एथनिक जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल पॉपुलेशन उनके बच्चे हैं जो कि किसके जो एथनिक क्लिनजिंग के फियर में जी रहे हैं। तो ग्लोबली वी हैव अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम, और अगर हम देखें तो हमारी उनकी एक ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, हेल्प देम सर्वाइव एंड थ्राइव, नॉट इम्प्रिजन देम, उनको इम्प्रिजन नहीं करके रखना चाहिए, ना उनको टीयर गैस करने चाहिए, और लीव देम टू डाई, उनको मरने पे नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, हमारी एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको भी जो है सर्वाइव और थ्राइविंग का चांस दिया जाना चाहिए। डिटेंशन अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, पहली क्वेश्चन की बात करें कि उनको क्यों डिटेंशन में या जेल में रखा जाता है। Let the Indian authority act in an unaccountable and undeterred way. The fact that India does not have a domestic law or consistent policy on refugee or asylum seekers. हमारे यहाँ कोई भी पॉलिसी नहीं है ऐसी जो रेफ्यूजीज को या असाइलम सीकर्स के लिए बनी हुई है, कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं है। और दूसरी बात, जो 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन है और 1967 का प्रोटोकॉल है, उसको भी हम इंडिया जो है सिग्नेटरी नहीं है। तो refugees are seen as illegal immigrants and lumped with other foreigners under the Foreigners Act 1946। इसी वजह से जो refugees हैं उनको illegal immigrants देखा जाता है और Foreigners Act के अकॉर्डिंग उनको बाकी foreigners के साथ ही जो है उनको रखा जाता है। The Act provides for unchecked executive powers against foreigners and contains no exceptions for vulnerable populations such as asylum seekers and refugees। और जाहिर सी बात है, जो एक्ट है Foreigners Act 1946, उसके अंदर अनचेक्ड पावर्स दी गई हैं एग्जीक्यूटिव्स को अगेंस्ट फोरनर्स, जो कि उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि चाहे वो वल्नरेबल पॉपुलेशन हो, जैसे कि असाइलम सीकर या फिर उनके लिए कोई स्पेशल जो है एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइड करता है, इस वजह से उनको रखा जाता है। ठीक है ना। आर्टिकल 6 जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की बात करें हम, लेकिन वहाँ पे उतना नहीं बताया कि इट स्टेट दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनहेरेंट राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। इंडिया रेटिफाइड द सीआरसी इन 1922, क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है सीआरसी का, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो उसका आर्टिकल 6 जो ये कहता है कि कोई भी चाइल्ड है उसका इनहेरेंट राइट है टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। तो उसके एक तरह से उसके ये कॉन्ट्रेरी जाता है जो आप चिल्ड्रन का डिटेंशन कर रहे हैं। ठीक है ना। वी डू नॉट हैव टू लुक एज फार एज द यूनाइटेड कन्वेंशन। और दूसरी बात होती है कि आपको इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं कि आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को देखें। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो ये कहता है कि इट इज़ फॉर ऑल पर्सनस वेदर सिटीजन्स और फॉरनर, ये सभी लोगों के लिए है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरनर्स हो। ठीक है ना। फिर होता ने यहाँ पे ये भी कहा है कि कुछ बच्चे तो जेल्स में रहते हैं, कुछ क्रिमिनल डिटेंशन सेंटर्स में रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के, लेकिन कुछ को जो है अलग कर दिया गया है एंड सेंड टू जुवेनाइल जस्टिस होम्स अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। आपको पता हो जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 का एक्ट है। इट इज़ फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। ये उन बच्चों के लिए, उन ऐसे चिल्ड्रंस के लिए जो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, मतलब जो लैंड के लॉ हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन अगर आप देखें तो जो रोहिंग्या रिफ्यूजी चिल्ड्रन है, दे वर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, वो थोड़े ही लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में है। ठीक है ना। दे सीक सेफ्टी आफ्टर फ्लीइंग फ्रॉम देयर लव्स, टू ट्रीट देम एज एनीथिंग एल्स इज अ ग्रेव इनजस्टिस। उनको एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ की तरह ट्रीट करना वो एक उनके साथ ग्रेव इनजस्टिस है। गाइडलाइंस की बात की है ऑथर ने कि क्या गाइडलाइंस फॉलो करें। इट इज इम्पेरेटिव दैट ऑल रोहिंग्या चिल्ड्रन एंड देयर प्राइमरी केयरगिवर्स आर रिलीज्ड इमीडिएटली फ्रॉम डिटेंशन। जो भी रोहिंग्या चिल्ड्रन है या उनके जो प्राइमरी केयरगिवर्स है उनको इमीडिएटली इफेक्ट से जो है डिटेंशन से उनको छोड़ देना चाहिए। और बाकी जो रोहिंग्याज हैं, द अथॉरिटी शुड फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनल गाइडलाइन 2011 ऑन द डिटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजीज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंटरनल गाइडलाइंस बनी थी डिटेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजी, उनको फॉलो करना चाहिए बाकी रोहिंग्या के साथ। और ये गाइडलाइंस क्या स्टेट करती हैं? दीज गाइडलाइंस स्टेट दैट they should be released from detention within 6 months subject to collection of biometric details with conditions of local surety, good behavior and reporting to the police every month। इन सारी कंडीशंस के साथ जो है उनको विदिन 6 मंथ जो है रिलीज कर देना आपको, ऐसा गाइडलाइंस 2011 की कहती हैं। तो उनको फॉलो अप करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें उन्होंने बताई कि क्या क्या किया जा सकता है। चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग है कि उनको इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए, उनके जो इमीडिएट प्राइमरी केयरगिवर्स उनको भी, और बाकी के लिए जो है इंटरनल गाइडलाइन जो 2011 की बनी हुई है उनको फॉलो अप करना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट्स इन स्पेस मिशन, स्पेस मिशंस में जो स्टेट का रोल है, एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर से अलग जो स्टेट गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का जो रोल है उसको वो नहीं आपको पता है कि क्या है। तो अभी चंद्रयान 3 जो हुआ है उससे इंडिया को 4th कंट्री बन गई है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं
वो ये आया है कि व्हाट फैक्टर्स अलाउ फॉर रिसोर्स कंस्ट्रेंट इकोनॉमीज टू पुल ऑफ एम्बिशियस प्रोग्राम, कि जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट इकोनॉमी है यानी कि बेसिकली डेवलपिंग इकोनॉमी है, उनको इस तरह के एम्बिशियस प्रोग्राम्स वो कैसे कर पाते हैं। दूसरा, व्हाट लेसन्स डू दे होल्ड फॉर अवर एबिलिटी टू कॉम्बैट चैलेंजेस, कि दूसरा ये क्या लेसन्स प्रोवाइड करते हैं कि हम जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने आ रहे हैं उनको कैसे हम दूर उनको चैलेंज को फेस कर सकते हैं, कॉम्बैट कर सकते हैं। तीसरा, क्या इस तरह के प्रोग्राम रिप्रेजेंट ए डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज एंड अटेंशन फ्रॉम प्रेसिंग नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट की जो प्रेसिंग नीड्स हैं एक्चुअली, क्या उनको कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज को हम डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इन मिशंस की तरफ, मतलब बाकी जो नीड्स हैं हमारी, जैसे पॉवर्टी को आपको दूर करना है, एम्प्लॉयमेंट का इशू जो है उनको आपको एड्रेस करना है, हंगर को आपको एड्रेस करना है, उनसे हटा के आप रिसोर्सेज इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये डाइवर्जन ऑफ इशू जो है जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में ऑथर ने बताया कि अ रिलेटिव शॉर्टफॉल इन रिसोर्सेज डज नॉट ऑलवेज पोज अ कॉन्स्ट्रेंट इन अचीविंग एम्बिशियस साइंटिफिक रिसोर्स, कि जो कंस्ट्रेंट की बात की थी, जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है उससे जो ये इस तरह के साइंटिफिक जो मिशंस हैं, एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे कहीं न कहीं ये कंस्ट्रेंट नहीं लगता है। ऑथर ये बता रहे हैं कि जो पोटेंशियल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो इन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, जो डेवलपमेंट एज हैं, वो कहीं ना कहीं क्लू है टू सक्सेस ऑफ दीज मिशंस, की पॉपुलेशन को ऑथर ने एक फैक्टर माना है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जो उनका साइंटिफिक और जो इंजीनियर्स हैं रिसर्च वगैरह में वो ज़्यादा इनमें मिलेंगे। दीज नेशन डिस्पाइट नॉट बीइंग एज रिच एज द डेवलप्ड वर्ल्ड, हालांकि ये कंट्रीज जैसे कि चाइना की बात करें आप या इंडिया के डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन इनके जो स्पेस एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल मिशंस रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं रिसोर्स कंस्ट्रेंट को एक तरह से साइडलाइन करता है। उनका जो ये पॉपुलेस है बेसिकली, जो इंजीनियर्स और साइंटिफिक कम उनके जो ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे इस फील्ड में, वो उसको तो यहीं पे उन्होंने दूसरा जो एग्जांपल लिया वो लिया यूएई का। यूएई की अगर हम स्पेस प्रोग्राम को देखें, वो कहीं न कहीं ये जो पॉपुलेशन वाला जो इंपॉर्टेंस और पॉपुलेशन का जो बात होने की, तो उसको डाउन प्ले कर देता है कि कुछ लोग ये कहते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए, लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है, वहाँ की पॉपुलेशन ऐसी ज़्यादा नहीं है। लेकिन तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ऑथर ने फाइनली ये कहा कि परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द रोल ऑफ द स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट का, यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट का जो रोल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एन एक्टिव एंड कैपेबल स्टेट एज अपोज टू एन इंट्रूसिव एंड डोमिनेटिंग वन कैन हेल्प एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क्स एंड प्रोसीजर दैट ओवरकम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड एनेबल द हार्नेसिंग ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक स्किल्ड वर्कर। जाहिर सी बात है कि वो ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है उनको भी कहीं ना कहीं ओवरकम किया जा सकता है, और जो स्किल्ड वर्कर्स या इंपॉर्टेंट जो आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए उसको भी हार्नेस कर सकती है, अगर स्टेट जो है उसके पास एक्टिव और कैपेबल स्टेट है, अगर वो उसके पास अगर मतलब ऐसा व्यू है या वो ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से ऑथर ने कहा कि ए क्वेश्चन ऑफन रेज्ड वेदर डेवलपिंग इकोनॉमीज विद प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी कैन अफोर्ड द डाइवर्जन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू सच एम्बिशियस प्रोग्राम। भाई, कि क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास और इशूज में पॉवर्टी है, हंगर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का डाइवर्जन इन एम्बिशियस प्रोग्राम्स की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन वैलिड है, ऑथर ने कहा है एज एन आंसर, उसका आंसर ये हो सकता है वन एंड अपहोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रोग्राम्स इन मटेरियल साइंटिफिक टर्म, दोनों ही टर्म्स में आप इसको आंसर दे सकते हैं, तो मटेरियल टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में भी, क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स में तो ये है कि एक तरह से ह्यूमन प्रोग्रेस को ये दर्शा रहा है, और अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखो तो इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इट्स एबिलिटी टू लॉन्च सैटेलाइट्स एट रिलेटिवली लो कॉस्ट कैन अट्रैक्ट बिजनेस एंड रेवेन्यू फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर। जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे आप रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं, अगर आपके पास टेक ऐसी एबिलिटी है कि आप लो कॉस्ट में जो है इन मिशंस को या सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। और बाकी सैटेलाइट्स का रोल तो आप देख सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग में है, तो वो उससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे भी जो लोग हैं वो भी इससे एक तरह से फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे सिर्फ ये मिशंस एम्बिशियस ही रह गए हैं, उससे हम हमारे जो जीपीएस है, ग्लोनास है, जो आईआरएनएस है हमारा जो खुद का अपना नाविक है, उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है, और जो वेदर फोरकास्टिंग हो रही है उनसे भी फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है ना। स्पेस को जो हम स्टडी करते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं, उनकी स्टडी करके हम बाकी चीज़ें भी उनके बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। और ट्रू पार्टनरशिप, तो तीसरा जो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को भी जो है एक तरह से एंगेज किया जा रहा है, खाली अकेला प्राइवेट सेक्टर इसको नहीं कर सकता, तो स्टेट का वहाँ पे भी रोल है कि स्टेट को ही कदम उठाने पड़ेंगे। द मल्टीपल क्राइसिस बिसेटिंग द वर्ल्ड इंडिकेट द इनएबिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू टैकल देम अनएडेड, कि प्राइवेट सेक्टर खाली अकेले से जो है इन चीज़ों को या जो ये क्राइसिस हो रहे हैं उनको टैकल नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं स्टेट का उसमें रोल ज़रूर है, और स्टेट को ही उसमें रोल प्ले करना पड़ता है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर ऑथर ने इसी के थ्रू दिए हैं।
नेक्स्ट इज इंडियाज हेल्थ रिसर्च इज नॉट अलाइंड विद डिजीज बर्डन। तो ऑथर ने यहाँ पे जो है एक जो WHO का जो 2000 से 2019 के बीच में एक जो ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स का जो डेली का एक जो डाटा आता है उससे रिलेटेड ये डाटा लिया गया है यहाँ पे। और ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जो इंडिया का जो हेल्थ रिसर्च है, जो रिसर्च पे या पब्लिकेशंस पे जो एक्सपेंडिचर होता है, वो कहीं ना कहीं अलाइन नहीं कर रहा है डिजीज़ बर्डन के हिसाब से। मतलब जो डिजीज़ बर्डन हैं, पर्टिकुलर डिजीज़ में कितना बर्डन फेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलाइनमेंट नहीं है यहाँ पे। डेली बेसिकली क्या होता है, डेली होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज करता है एज ए मेजर ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ के लिए, ठीक है ना। इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर रिसर्च इज लिमिटेड विद मिस अलाइनमेंट बिटवीन फंडेड रिसर्च एरियाज एंड हेल्थ चैलेंजेस। जो हेल्थ चैलेंज है उनके और जो फंडेड रिसर्च एरियाज हैं उनके बीच में अगर देखें तो मिस अलाइनमेंट है इंडिया का, ठीक है ना। नीदरलैंड और IISc बेंगलोर और लीडन यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च की थी, इट शोज अ मिसमैच बिटवीन इंडियाज हेल्थ रिलेटेड रिसर्च पब्लिकेशंस एंड डेलीज। वही डेली में आपको पता था डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। मिसमैच ये है कि जो शेयर अगर हम देखें डायबिटीज़ मेलिटस का इन टोटल डेलीज में वो 3.1% है, लेकिन अगर इसका शेयर देखें पब्लिकेशंस में 7.5% है, ठीक है ना। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें नियोनेटल कंडीशंस का अगर हम देखें तो डेलीज में उसका शेयर है 12.3%, लेकिन उसका पब्लिकेशन में शेयर केवल 1.3% है। तो मतलब जिन डिजीज या जिन एरियाज का बर्डन ज़्यादा है उन पे कम पब्लिकेशन या रिसर्च में कम खर्च हो रहा है, जबकि जिन डिजीज़ का बर्डन कम है उन पे ज़्यादा पब्लिकेशन में खर्च हो रहा है। दूसरा रिलेटिव जो डिजीज बर्डन दिखाया है वो रिसर्च एफर्ट्स दिखाया है फॉर न्यूनेटल कंडीशन अक्रॉस रीजन्स की बात करें तो रिसर्च शेयर तो लगभग सब में सेम है, लेकिन जो बर्डन है वो इंडिया और लो इनकम कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें तो ये भी फील्ड जो है अंडर रिसर्च है, जबकि इसका जो डिजीज़ बर्डन है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। टोटल हेल्थ रिसर्च पब्लिकेशन में अगर देखें तो जस्ट 10% जो है इसमें जो है वो इसका वो है, और इंडिया का केवल 5% है इसमें भी रिसर्च में कार्डियोवैस्कुलर। लेकिन अगर इंडिया के बर्डन देखें तो डिजीज बर्डन जो है वो 16% है। तो ये देख सकते हैं आप इसमें कितना मिस अलाइनमेंट है। फिर होता है क्या है कैंसर ऑल टाइप के कैंसर यहाँ पे बात की है, और इसमें जो है सब्सटेंशियल रिसर्च अटेंशन देखने को मिली है ड्यू टू देयर प्रोनाउंस इफेक्ट्स ऑन हाई इनकम कंट्रीज, क्योंकि हाई इनकम कंट्रीज में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। वहीं पे अगर डिजीज बर्डन की बात करें तो वो केवल 5% है इंडिया का, लेकिन अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च पब्लिकेशन में इसका जो है 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। टीबी की बात करें, टीबी थोड़ा सा हालांकि ये है कि डिजीज बर्डन 7% है, और इंडिया डेडिकेट जो करती है वो 5% पब्लिकेशंस का भी करती है टीबी में, ठीक है ना। तो इन डाटा से ये है कि इंडिया जो चैनल कर रहा है रिसर्च एफर्ट जो है वो उन डिजीज में कर रहा है विच हैव लेसर इमीडिएट इम्पैक्ट डोमेस्टिकली बट पोज ए कंसिडरेबल ग्लोबल थ्रेट, कि डोमेस्टिकली जिनका कम इम्पैक्ट है लेकिन ग्लोबली जो है वो कंसिडर किया जाता है एज ए थ्रेट। यानी कि हाई इनकम कंट्रीज का बेसिकली जो डिजीज है जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, उन सब पे ज़्यादा इंडिया खर्च कर रहा है और पब्लिकेशंस में ज़्यादा सिग्निफिकेंट एफर्ट दिखा रहा है, लेकिन बाकी पे नहीं। जैसे यहाँ पे मलेरिया और HIV एड्स का दिखाया है, तो मलेरिया का अगर हम देखें तो उसका जो डिजीज़ बर्डन है वो लगभग 5% है इंडिया में, और HIV एड्स का देखें तो केवल 1% है। लेकिन अगर रिसर्च की बात करें तो वहाँ पे दोनों ही फील्ड में कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का वो 2.5% जो है वो रहा है। तो ये सारा डाटा था इंडिया का जो मिसअलाइनमेंट है बेसिकली उसके रिगार्डिंग। आगे देखते हैं द स्टेट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स हैं उनमें अगर देखें तो रिसेंट ईयर्स में जो है उनमें जो गवर्नमेंट जो बजट एलोकेट करते हैं उसमें भी कमी देखने को मिली, और जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। वाई आर दियर स्कॉलरशिप फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स हैं क्यों। तो अगर देखें तो इंडिया में जो है वो 30 करोड़ लगभग 20% पीपल जो हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से हैं, और 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को रिलीजन्स को जो नोटिफाइड किया गया है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। और इन 6 कम्युनिटीज़ में से सबसे ज़्यादा जो मेकअप है वो मुस्लिम्स का रहता है, वो लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है, लेकिन वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं वेरियस सेक्टर्स में, ठीक है। सैलरीड जॉब्स में उनका पार्टिसिपेशन कम है, इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा एंगेज हैं, लो वेजेस, वीक सोशल सिक्योरिटी और पुअर वर्किंग कंडीशंस, ये सारे कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं। ऑथर यहाँ पे मेंशन है सचर कमेटी जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 2014 में, उसने
It was constituted to look into the social, economic and educational standing of Muslims in India। और सचन कमेटी ने 400 पेज की अपनी रिपोर्ट जो है 2006 में, सॉरी पहले स्टैब्लिश हुई, मैंने 2014 गलती से बोला था, 2006 में इसने रिपोर्ट अपनी टेबल की और उसमें सचर कमेटी ने कंक्लूड किया था दैट द मुस्लिम माइनॉरिटी वाज नेग्लेक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। सभी डायमेंशंस में डेवलपमेंट के में मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करती हुई दिखाई थी। और अगर हम लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स डाटा को देखें तो उसकी एनालिसिस भी करें तो ये बताता है दैट बेनिफिशियरीज ऑफ 6 सेंट्रल एजुकेशन स्कीम्स सच एज द प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, द मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप एटसेट्रा ड्रॉप्ड बाय अराउंड 7% इन 3 ईयर्स बिटवीन 2019 एंड 2022। कि जो स्कॉलरशिप या प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बेनिफिट ले रहे थे वो भी उनमें भी ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलता है। नीति आयोग ने अपनी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट 2018 में ये बताया था कि अफर्मेटिव एक्शन इज द नीड ऑफ द आर टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को इन्होंने मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी बताया, मोस्ट अफेक्टेड बल्कि सबसे ज़्यादा पिछड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी बताया था। और उसने बताया था कि अफर्मेटिव एक्शन ही जो है एक तरह से उनको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को जो है इम्प्रूव कर सकता है रिलीजियस माइनॉरिटी का, उसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का। ठीक है, तो बाकी तो सारा यहाँ पे डाटा ही है। और यहाँ पे 5-6 स्कीम्स की ऑथर ने बात की है, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है, तो उनमें भी जो है रिडक्शन देखने को मिला है, उनका जो ड्रॉप डाउन देखने को मिला स्कीम्स में एनरोलमेंट जो है। फिर जो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बेनिफिटेड ओवर 67 कैंडिडेट बिटवीन 2014-15 विद दिस कैंसल, और ये भी स्कीम जो है कैंसिल कर दी गई 2022 में। तो कुछ स्कीम तो कैंसिल कर दी गई, कुछ में एलोकेशन जो है वो कम कर दिया गया है। पढ़ो परदेश स्कीम दूसरी थी, ठीक है ना, ये स्कीम भी जो है काफ़ी लोगों को बेनिफिट करती थी। ठीक है, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप जो थी वो मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए थे टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड वाज प्रोवाइडेड बाय मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। जीरो एलोकेशन किया गया था इसके लिए भी इस साल। नया सवेरा एक अलग से स्कीम थी विच प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, और इस स्कीम को जो है ड्रॉप डाउन कर देगा ये कह के कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 की है, इट डज नॉट सपोर्ट कोचिंग प्रोग्राम्स। फिर एक स्कीम थी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसाज एंड माइनॉरिटीज, ये सब स्कीम थी SPQEM की, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज। तो इस स्कीम को जो है 10 करोड़ जो है फाइनेंशियल 2023-24 में दिए गए थे, विच इज़ मोर देन 90% लेस देन द लोकेशन 2022-23। इसमें भी लोकेशन लगभग 90% कम हुआ देखने को मिला है। बजट जो है काफ़ी रिड्यूस हो गया। और ये जो 6 सेंट्रल स्कीम हमने बात की उसमें तो वही है कि 7% जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जैसा हमने अभी बताया था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और जो गर्ल्स जो बेनिफिट हो रही थी अंडर दीज स्कॉलरशिप्स उनमें भी डिप देखने को मिला, वो लगभग 44% जो है 3 सालों के अंदर ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो इन स्कीम से एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन हुआ 12.5% के साथ। बजट एलोकेशन की बात करें तो इस साल जो है इस फिस्कल ईयर में जो बजट एलोकेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को जो किया जाता है वो 38% से रिड्यूस हुआ कंपेयर टू ईयर 2022-2023। ये सारा का सारा डाटा यही शो कर रहा है कि किस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए स्कीम्स थी वो बेसिकली उनमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले, चाहे वो बजट में अलोकेशन हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर में अलोकेशन हो, चाहे वो उनका जो एनरोलमेंट हो उसमें वो जो है वो हो। तो वाई इज एजुकेशनल एड नेसेसरी, ऑथर ने बताया कि एजुकेशनल की एड देने के लिए क्यों जरूरत है। तो एक्सपर्ट्स वरी दैट स्क्रैपिंग स्कॉलरशिप एंड लिमिटिंग द स्कोप ऑफ अदर्स will adversely affect the community and impact their enrollment rate which is already worrisome। तो वो उसको और ज़्यादा मतलब एडवर्स कर सकता है जो कि ऑलरेडी वरीसम कंडीशन है, क्योंकि हाईएस्ट प्रोपोर्शन देखें अगर हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का इन द कंट्री इट बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी जो कि 4.43% है, उसके बाद हिंदू 2.73% है, क्रिश्चियंस 1.52% है और अदर्स 1.26% है। और ये सर्व शिक्षा अभियान का डाटा है ये, ठीक है ना, तो ये ऑफिशियल डाटा है एक तरह से, ऐसा नहीं है कि ये अपनी तरफ से ऑथर ने बताया है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की बात करें 2020-21 का तो इट इज़ कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इट रिवील्स दैट मुस्लिम स्टूडेंट्स वर सिग्निफिकेंटली बिहाइंड अदर कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट। अगर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी मुस्लिम जो कम्युनिटी है या मुस्लिम स्टूडेंट्स है उनका वो काफ़ी पीछे हैं अदर कम्युनिटीज़ से, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब वजह से जो है स्टेट एड की वो ज़रूरत है, ठीक है ना। तो दिस इज इट रिगार्डिंग दिस व्हाई इज एप्पल चेंज ऑफ हार्ट ऑन राइट टू रिपेयर मूवमेंट इन बिग पॉलिसी। तो अभी ये रिसेंटली इसलिए स्टेट में है क्योंकि अगस्त 24 को जो है एप्पल मेड ने एक सरप्राइज यू टर्न उसने बनाया है और कंपनी ने जो है जो कि राइट टू रिपेयर के अगेंस्ट चल रही थी पहले, उसने अभी जो है अलाउ कर दिया है कि राइट टू रिपेयर आप थर्ड पार्टी से भी जो है रिपेयर करा सकते हैं।
यूएस में अगर देखें तो लार्ज टेक फर्म्स हैव मेड इट इलीगल फॉर कंज्यूमर्स एंड थर्ड पार्टी रिपेयर टू फिक्स डिवाइसेज दैट आर पावर्ड बाय सॉफ्टवेयर कोड्स, की जो भी सॉफ्टवेयर कोड से पावर किए जाते हैं उन सबको आप रिपेयर अगर कराते हैं तो वो इलीगल था यूएस में अभी तक। कॉपीराइट ऑफिस ने इंटरवेन किया था, बट रिसेंटली यूएस कॉपीराइट ऑफिस हैज अलाउड यूजर्स टू फिक्स डिवाइसेज इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल। तो अभी जो है उसके अकॉर्डिंग आप थर्ड पार्टी रिपेयर्स भी करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस several other states in the US have enacted right to repair laws that allow consumers to repair their devices to some degree। कुछ डिग्री तो आप उसमें अलाउ करते हैं। तो आप एप्पल के डिवाइस वगैरह और साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल है उन सेक्टर में भी राइट टू रिपेयर को जो है एक तरह से एनेबल किया गया है ताकि आप थर्ड पार्टी रिपेयर्स करा सकें। ठीक है, सो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू।